तो मैथिली शरण गुप्त को हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे कि हम लोग की चर्चा हुई थी कि हम लोग इस बार सेलेक्टिव पढ़ेंगे। और गुप्त जी के बाद निराला को हम लोग छोड़ रहे हैं फिलहाल, समय बचेगा तो उनको भी पढ़ेंगे निश्चित तौर पे। पर हम लोग आते हैं तीसरे कवि पे। तीसरे कवि कौन है आपके? कौन है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है? हाँ बोलो, पढ़े हो आप लोग, पढ़ चुके हो? थोड़े जोर से बोलो, सही बोल रहे हो। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि, है ना। थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं हम लोग। वैसे मैंने कहा था कि परिचय आप लोग करेंगे, पर मुझे लगता है कुछ चीज़ें मुझे नोट करवा देनी चाहिए, है ना, आप लोगों से ना छूट जाए। तो मैं बिल्कुल सेलेक्टेड चीज़ें नोट करवाऊंगा, है ना, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहले लिख लीजिए, संक्षिप्त में हम लोग कर रहे हैं सुमित्रानंदन पंत। यहाँ लिख लीजिए जन्म, लिखिए जन्म 20 मई 1900, 20 मई 1900। लिख लिए। जन्म स्थान लिखिए, जन्म स्थान कौसानी गांव, अल्मोड़ा जिला, राज्य है उत्तराखंड, यूके। हमारे पास भी एक यूके है भारत में, है ना, यूके उत्तराखंड। हमारे पास कोरिया भी है, छत्तीसगढ़ में है ना कोरिया, ठीक। तो इनका जन्म स्थान है कौसानी गांव, अल्मोड़ा जिला, उत्तराखंड। लिख लिए, ठीक। निधन लिखिए, 1977 ईस्वी। लिख लिए, ठीक। उसके बाद लिखिए छायावादी कवि। एक पॉइंट ऐसा डाल दीजिए, लिखिए छायावादी कवि। हैशटैग भी कर सकते हैं, ऐसा कोई भी पॉइंट जिससे आपको याद रहे। छायावादी कवि। लिख लिए। उसके बाद लिखिए पत्रिका। एक पत्रिका इन्होंने संपादित की थी, संपादन किया था, या पत्र कह सकते हैं, पत्रिका या पत्र, रूपाभ। एक नंबर का प्रश्न आ सकता है, रूपाभ नामक पत्र किसके द्वारा संपादित किया जाता था, या रूपाभ के संपादक कौन थे, ठीक है। तो ये आपको, और ये जो मैं बहुत सेलेक्टेड नोट करवा रहा हूँ, आप सबको कंठस्थ याद कर लेना है, क्योंकि एक नंबर के प्रश्न आप में से किसी को भी मिस नहीं करना है। वो 15 नंबर ऐसे हैं, अगर आपने 15 सही कर दिए तो आप 15 नंबर डायरेक्ट पा लेते हैं। सीधे 15 नंबर के बाद आप अपना नंबर जोड़ना शुरू कीजिए, ठीक है। तो इन 15 नंबर को आपको नहीं खोना है। उसके बाद देखते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि, तो आप लोगों ने याद कर ही लिया है ना, पता ही है बचपन से। लिखिए प्रमुख कृतियाँ। प्रमुख कृतियाँ, पंत की प्रमुख कृतियों पे हम लोग बात कर रहे हैं। मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग नोट करते जाएंगे, ठीक है। वीणा, पंत की पहली कृति कौन सी प्रमुख? वीणा। पल्लव, वीणा, पल्लव। ग्रंथि, हाँ ग्रंथि, छोटा थी आएगा ना, छोटा थी। ग्रंथि के बाद गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन। युगांत, ग्राम्या,
ग्राम्या, ग्राम्या, आ की मात्रा, बिल्कुल, ग्राम्या। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, वाणी, वीणा भी लिखा और वाणी भी इन्होंने लिखा, ठीक है, वाणी। उसके बाद लिखिए कला और बूढ़ा चांद, इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला था। प्रश्न आ सकता है कि पंत को किस रचना पर पुरस्कार मिला, ठीक है। एक और लिखिए लोकायतन, लोकायतन के लिए भी इन्हें पुरस्कार मिला था, लिख लिए। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनकी संभावनाएं हैं कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आपको कल याद होना चाहिए पंत का जन्म मृत्यु, है ना, कौन से गांव में इनका जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग ढूंढ कर लाएंगे कि इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था, है ना। 2 प्रमुख पुरस्कार है साहित्य में, ज्ञानपीठ है ना, और एक साहित्य अकादमी पुरस्कार है। आप कल पता करके आएंगे कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, कौन सी रचना पर मिला था, ठीक है। चलिए, और साथ ही साथ आप लोग पहले कवि कौन पढ़े थे, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का भी आप लोग जन्म मृत्यु, है ना, प्रमुख रचनाएं याद करके आएंगे, क्लियर है। थोड़ा सा साथ में याद करते चलो, बाकी क्लासेस नहीं हो रही है तो उसका फ़ायदा उठाओ, है ना। मतलब ये भी एक अवसर है कि क्लास नहीं हो रही तो खाली समय में आप लोग बैठ कर क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जो नहीं नोट किए हैं, जो दोस्त नोट किए, जैसे बसंती ने नोट कर लिया गुप्त जी का जीवन परिचय, उसको आप लोग भी नोट कर सकते हैं, खाली बैठे रहेंगे तो, है ना। आज वैसे आप लोगों ने अच्छा काम किया, खाली समय का सदुपयोग करके एनएसएस रूम की सफाई कर दिया आप सभी ने, तो उसके लिए थैंक यू। और पूरी क्लास ने किया तो बहुत अच्छी बात है। अश्विनी कहाँ चले गई, आई थी ना अश्विनी, चली गई, चलिए ठीक है, क्लास अटेंड करना चाहिए ना, ठीक। कविता पर आते हैं हम लोग, बादल। ये जो कविता है इससे आप लोगों को पता चलेगा, छायावाद की एक तरह से प्रतिनिधि कविता मान सकते हैं। छायावाद में प्रकृति क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। मैंने पिछली क्लास में जब हम लोग मैथिली शरण गुप्त को पढ़ रहे थे, मैंने कहा था ये कविताएं इतिवृत्तात्मक होती थी, मतलब बहुत लंबे लंबे वाक्य होते थे, वर्णन अधिक होता था, है ना। लेकिन छायावादी कविता उसके बिल्कुल उलट है, ठीक है। कविता का शीर्षक है आपका क्या है, बादल। और बादल क्या है, प्रकृति का एक ये है तत्व है, प्रकृति है या नहीं, बादल, है ना। तो बादल कविता को आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक जो कवि होता है वो चीज़ों को कितनी दृष्टि से देखता है, कविता में कल्पना का महत्व क्या होता है। आप देखेंगे बादल एक ही है ना। जब आप बादल देखते हैं आपके मन में एक ही विचार आता होगा कि आज बहुत घने बादल है, या आज बादल बिल्कुल नहीं है, बादल सफ़ेद है या बादल काले हैं, इस तरह से सोचते हैं। लेकिन एक कवि बादल को देखकर क्या क्या कल्पना कर सकता है, वो एक ही बादल को कितने रूपों में चित्रित कर सकता है, वो आपको बादल कविता में देखने को मिलेगा। और इनकी जो सौंदर्य दृष्टि है बहुत अलग है। सौंदर्य मतलब किसी चीज़ को देखने का नज़रिया कैसा है, सौंदर्य दृष्टि मतलब किसी व्यक्ति को कोई यही चीज़ सुंदर लग सकती है, किसी व्यक्ति को खराब लग सकती है, किसी को बहुत अच्छी लग सकती है, किसी को बहुत बुरी लग सकती है। वो आपके देखने के नज़रिए पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ छायावाद की जो सौंदर्य दृष्टि है, डॉक्टर नगेंद्र एक आलोचक हुए हैं, उन्होंने छायावाद को, पूरी छायावादी कविता को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। एक और स्थूल लिख रहा हूँ, दूसरी ओर सूक्ष्म लिख रहा हूं। स्थूल का मतलब समझते हैं आप लोग, स्थूल मतलब क्या होता है, सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटा। इसका विरुद्ध बड़ा, है ना। सूक्ष्म मतलब छोटा, इसको कहते हैं माइक्रो और इसको कहते हैं मैक्रो। तो नगेंद्र ने कहा कि छायावादी कविता स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। समझ में आ रहा है, याद किया होगा शायद आप लोगों ने ये परिभाषा किया है या पढ़ा होगा, सुना होगा स्कूल में टीचर ने, या कभी छायावाद पढ़ाया होगा, पढ़ाया थे, छायावाद पढ़े थे,
या तो हिंदी की क्लास अटेंड नहीं की होंगी या ध्यान से सुने नहीं होंगे, वरना छायावाद पढ़े होंगे और आपके टीचर सही पढ़ाने वाले होंगे तो वो ये वाक्य जरूर कहते हैं छायावाद में कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अब इसको समझते हैं, स्थूल मतलब बड़ा, है ना। और देखिए मैंने कल भी कहा था कि अगर आप लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, अपना शब्दकोश बढ़ाइए। जैसे ये नया शब्द है स्थूल, है ना, सुने भूल जाएंगे, लेकिन कॉपी में नोट कर लीजिए स्थूल मतलब बड़ा, और उसको याद कर लेंगे तो आपके शब्दकोश में एक नए शब्दकोश की शब्द की वृद्धि हो जाएगी। नए नए शब्द सीखने की कोशिश कीजिए, लगना चाहिए कहीं खड़े हों कहीं बोले तो आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, बाकी विद्यार्थियों से अलग आपकी शब्द शक्ति होनी चाहिए। क्लियर है। तो स्थूल मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब छोटा। छायावादी काव्य स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, क्योंकि द्विवेदी युग में स्थूल मतलब बड़ी बड़ी बातों पर कविता की गई थी। राष्ट्र प्रेम, समझ में आ रहा है, देश गुलाम है, आजादी के लिए कविता, स्त्री शिक्षा, ऐसी समस्याएं जो बहुत प्रकट थी, प्रत्यक्ष थी, आपको दिखाई देता था कि हमारा देश गुलाम है। बहुत बड़ा उद्देश्य था आज़ादी, बहुत बड़ा उद्देश्य था स्त्रियों को शिक्षित करना, बहुत बड़ा उद्देश्य था बालिकाओं के विवाह को रोकना, बहुत बड़ा उद्देश्य था विधवा विवाह कराना। समझ में आ रहा है। तो छायावादी द्विवेदी युग की कविता का दृष्टि कहाँ थे? स्थूल चीजों पर थी, बड़ी बड़ी बातों पर उनकी दृष्टि थी, लेकिन मनुष्य के हृदय की कोमल भावनाओं पर उनकी दृष्टि नहीं थी। समझ में आ रहा है। लेकिन छायावादी काव्य क्या है? सूक्ष्म दृष्टि है। इसके सौंदर्य को देखने की दृष्टि क्या है? बिल्कुल सूक्ष्म है। एक मिनट रुकेगा, इस चीज को आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ जाइए। स्थूल मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब छोटा। तो जहां द्विवेदी युग की दृष्टि नजर थी बड़ी बड़ी समस्याओं पर, बड़ी बड़ी बातों पर, छायावाद के सौंदर्य दृष्टि थी सूक्ष्म बातों पर, है ना। जैसे कि इसके पहले जो स्त्री के सौंदर्य का वर्णन होता था देह के आधार पर होता था, नखशिक वर्णन होता था कि नाखून से लेकर शिखाओं तक उसका सौंदर्य, कि नायिका के नाखून ऐसे हैं, उसकी आंखें ऐसी है, भौहें ऐसी है, बाल ऐसे हैं, शरीर पर वर्णन। ये कैसा वर्णन है? स्थूल है कि सूक्ष्म है? सूक्ष्म वर्णन है। स्थूल है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, कोई भी बता सकता है। किसी स्त्री के बाल बड़े हैं, काले हैं, घनी जुल्फे हैं, कोई भी बता सकता है। देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए? नहीं चाहिए ना। लेकिन गुण को देखने के लिए दृष्टि चाहिए। समझ में आ रहा है। अगर उसकी मुस्कान है ना, वो मुस्कुरा रही है और कवि को कुछ और ही अनुभूति हो रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे फूल झड़ रहे हो, ये दृष्टि कैसा है? सूक्ष्म दृष्टि है ना। नायिका के शरीर के आधार पर वर्णन तो कर ही सकते हैं कोई भी, लेकिन कामायनी में जब श्रद्धा आती, कवि को ऐसा लगता है कि कोई स्त्री नहीं आ रही है, मानो पराग से रचा हुआ शरीर आ रहा है, मानो मतलब इतना सुंदर, इतना कोमल। नायिका जो श्रद्धा है वो इतनी कोमल है और इतनी सुंदर है कि कवि को कैसा लग रहा है मानो पुष्प का जो सबसे मधुर भाग होता है पराग, पराग कणों से रचा हुआ शरीर आ रहा है। ये दृष्टि कैसा है? बिल्कुल अलग दृष्टि है। आपको कहेंगे कि पराग से रचा हुआ शरीर, दिमाग में कुछ आता है क्या? कोई इमेज आता है? नहीं आता है, क्योंकि ये क्या है? गुणों पर आधारित है। समझ में आ रहा है? गुणों पर अवलंबित है। प्रसाद नारी को क्या कहते हैं? नारी तुम केवल श्रद्धा हो। शरीर नहीं कह रहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। नारी को क्या कह रहे? तुम श्रद्धा की पात्र हो। तुमको देखकर मन में क्या आता है? श्रद्धा की अनुभूति आती है। तो ये सूक्ष्म है। जहां भावनाओं की बात हो, जहां कोमल भावनाओं की बात हो, वो दृष्टि कैसी? सूक्ष्म दृष्टि। इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो जहां स्थूल में इतिवृत्तात्मकता होगी, क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो आपके वाक्य भी क्या होंगे? दार्शनिक होंगे, वैचारिक होंगे, थोड़े बोझिल होंगे, लंबे चौड़े होंगे। लेकिन जब आप सूक्ष्म बातें कर रहे हैं तो आपके वाक्य कैसे होंगे? कविता कैसे होगी? छोटी और गंभीर होगी, गहरे अर्थ लिए होगी, क्योंकि सूक्ष्म जो दृष्टि है वो क्या होती है? गहराई पर उतरती है। क्लियर है। तो ये छायावाद और द्विवेदी युग का बहुत बड़ा फर्क है, अंतर है। इसलिए द्विवेदी युग के स्थूलता के प्रति से सूक्ष्मता का विद्रोह कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दिया मैं आप लोगों को, छायावाद और द्विवेदी युग में क्या अंतर है। अब हम लोग आते हैं कविता पर। ठीक है। कविता है आपकी बादल। देखिए आप लोगों को मैं कह रहा हूँ शब्द सीखिए, मैं खुद शब्द सीखता हूँ, पढ़ते पढ़ते मैं नोट कर लेता हूँ जो जो मुझे नहीं आता है। ठीक है। तो एज ए टीचर मैं खुद सीख रहा हूँ आप लोग को पढ़ाते हुए, तो आप लोग को तो और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए कि आप लोग भी सीखते चले, है ना। तो कविता पढ़ते हैं बादल। अब बादल क्या कह रहे हैं?
सुरपति के हम ही हैं अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर। सुरपति मतलब कौन है? सुर मतलब सुर और असुर। सुर मतलब क्या होता है फिर? हाँ, असुर क्या होता है? राक्षस। तो सुर क्या होगा? देव होंगे ना। और देवताओं के राजा कौन है? इंद्र है ना। इंद्र किसके देवता माने जाते हैं? हाँ, अरे बोलो यार कुछ भी। हाँ, बोल, सही तो बोल रहे हो, क्यों डरते हो तुम लोग? बोलो बोलो धनेश्वर। वर्षा के देवता माने जाते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए तो बादल क्या कह रहे हैं खुद को? सुरपति के हम ही हैं अनुचर। सुरपति मतलब देवताओं के राजा के हम अनुचर है। अनुचर मतलब पीछे चलने वाले, सेवक, है ना। क्यों? क्योंकि इंद्र वर्षा के देवता है और वो देवताओं के भी देवता हैं। तो देवताओं के देवता इंद्र के हम अनुचर है, पीछे चलने वाले हैं। मतलब इंद्र कहेगा बारिश हो जाओ तो हम इंद्र के आदेश का पालन करते हैं। अनुचर क्या करता है? आदेश का पालन करता है। सेवक पालन करता है या नहीं? इसलिए कहते हैं वो बादल स्वयं को कि सुरपति के हम ही हैं अनुचर, देवताओं के राजा इंद्र के हम अनुचर है, जगत प्राण के भी सहचर। जगत को प्राण देने वाली वायु, है ना। जगत को प्राण कौन देता है? जल देता है, वायु देता है। वायु और जल के बिना जीवन संभव है क्या? है ना, बोलते हैं ना जल है तो कल है, या फिर कई जगह आपने लिखा हुआ पढ़ा होगा जल ही जीवन है। तो क्या करें? जगत प्राण के भी सहचर। एक होता है अनुचर, है ना, और दूसरा शब्द आया है सहचर। अनुचर मतलब क्या कहा मैंने? और सहचर मतलब? वेरी गुड। देखिए आप लोग खुद अर्थ निकालना सीख गए हैं। चर मतलब क्या होगा फिर? चर दोनों में कॉमन है, चलना, है ना। तो अनु मतलब पीछे और चर मतलब चलना। सह मतलब साथ में, चर मतलब चलना। तो पीछे किसके चलेंगे आप? हाँ, इंद्र के, या फिर आपके क्या है, कोई मालिक है या कोई नेता है, उसके पीछे अनुचर। और साथ किसके चलते हैं? साथ किसके चलते हैं? हाँ, साथ किसके चलते हैं? कितना कॉमन है यार, साथी। इसलिए तो साथी कहते हैं ना, साथ चलते हैं, इसलिए क्या है? साथी, दोस्त, मित्र, सखा, सहचर। अगर मेरे साथ आप चल रहे हैं, है ना, मैं जैसे आप लोगों को कहूँगा चलिए वहाँ, तो अक्सर क्या होगा, मैं आगे रहूँगा, आप लोग पीछे रहेंगे, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, है ना। सम्मानवश भी आप लोग पीछे रह जाते कि चलिए सर जा रहे हैं, हम सर के पीछे जाएंगे। वहाँ पर आप अनुचर, पीछे चलने वाले। लेकिन आप लोग क्लास वाइज चलते हैं, जैसे निमेश और धनेश्वर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि निमेश आगे और धनेश्वर सब पीछे जा रहा है। ऐसा होता है क्या? साथी मतलब कंधे पे कंधा रख के चलते हैं, हाथ पकड़ के चलेंगे, नहीं तो अगल बगल चलेंगे। तो इंद्र के वो सहचर है, सॉरी अनुचर है, इंद्र के पीछे चलते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं। बादल, इंद्र कहता है कि बारिश होना है तो बादल बरसने लगते हैं। लेकिन जगत प्राण के सहचर, जगत को प्राण देने वाले वायु के ये क्या है? सहचर है, साथ चलते हैं। क्यों ऐसा कहा है? आपने देखा होगा कई बार एकदम घनघोर घटाएं छा जाती है, आपको लगता है बारिश होगी, बारिश होगी, मजा आएगा, पकोड़े छानने लग जाते हैं, और थोड़ी देर बाद बादल उड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कौन ले जाता है बादल को? वायु। तो बादल किसके साथ साथ चलते हैं? वायु के। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा है? जगत प्राण के सहचर, जगत को प्राण देने वाले वायु के हम क्या हैं? सहचर है। बादल खुद से गमन नहीं करते हैं, बादल को एक स्थान से दूसरे स्थान कौन ले जाता है? वायु ले जाता है। समझ में आ रहा है? तो इंद्र के अनुचर और वायु के सहचर, दो नए शब्द सीखे आपने, कितना अच्छा है, अनुचर, सहचर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के प्रिय जीवन धर। और मेघदूत की सजल कल्पना कालिदास का एक बहुत प्रसिद्ध काव्य, आप लोगों ने नाम सुना है? मेघदूत, है ना। संस्कृत में उन्होंने लिखा है मेघदूतम नाम से, और बहुत ही प्यारा विरह का काव्य है ना, मेघदूत। तब कालिदास के पास सुविधा नहीं थी व्हाट्सएप वाली, है ना, एंड्रॉयड मोबाइल आया नहीं था। तो क्या कर रहे हैं? प्रेयसी को याद कर रहे हैं, याद आ रही है, तो संदेश कैसे भेजे? कबूतर वाला भी सिस्टम नहीं रहा होगा उस समय, क्योंकि कबूतर जा गाना बाद में आया, है ना, वो इसकार बाद में हुआ होगा। तो कालिदास बहुत विरह में तड़प रहे हैं, अपनी प्रेमिका को याद कर रहे हैं, और संदेश किसके द्वारा भेज रहे हैं?
वायु बादल के द्वारा कि बादल तुम मेरे प्रदेश से उस ओर जा रहे हो तो मेरी प्रेयसी को ये संदेश देना। लेकिन वो काल ऐसा नहीं था जहाँ अपने प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से इजहार कर सके। तो कालिदास क्या करते हैं, यक्ष और यक्षिणी दो पात्र बनाते हैं कि एक और यक्ष है और दूसरी ओर यक्षिणी है, और यक्ष बादल के द्वारा मेघ को दूत बनाकर, काव्य का नाम मेघदूतम क्यों पड़ा, क्योंकि मेघों को उन्होंने क्या किया, दूत बनाया, और कहते हैं कि तुम वहां जाओ बरसना और मेरी प्रेमिका को यक्षिणी को संदेश देना कि मैं उन्हें बहुत याद कर रहा हूं। तो क्या करें बादल, हम मेघदूत की सजल कल्पना है। महाकवि कालिदास के महाकाव्य मेघदूत की कल्पना कौन है, हम हैं। समझ में आ रहा है। तो इंद्र के अनुचर, वायु के सहचर, मेघदूत की सजल कल्पना। देखिए एक ही बादल है ना, ये कवि होता है, कवि स्पेशल होता है ना। क्यों, देखिए सामान्य लोग जिस तरह से देखते हैं कवि उस तरह से चीज़ों को नहीं देखता है। इस बादल कविता को आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कल्पना क्या होती है। सबसे ज़्यादा कल्पना, मतलब पूरे छायावाद में सबसे ज़्यादा प्रचुर कल्पना पंत जी की मानी जाती है। कल्पना के धनी कवि हैं। तो एक ही बादल को आप अंत तक आएंगे तो आप पागल हो जाएंगे कि बादल को कितने रूपों उन्होंने चित्रित किया। चातक के प्रिय जीवनधर, है ना। चातक पक्षी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि चातक केवल किसका जल धारण करता है, वर्षा का, स्वाति नक्षत्र के वर्षा की बूंदों का जल धारण करता है। तो यदि बादल नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो चातक क्या करेगा, मर जाएगा। तो चातक के जीवन को धारण करने वाला कौन है, बादल है। देखिए एक ही बादल है जो इंद्र के पीछे चलता है, हवाओं के साथ चलता है, कभी मेघदूत की कल्पना बन जाता है तो कभी चातक के प्राण की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये आपका बादल है। उसके बाद देखते हैं, मुग्ध सिखी के नृत्य मनोहर सुबह स्वाति के मुक्ताकार। क्या कह रहे हैं, मुग्ध सिखी, शिखी मतलब होता है मोर, है ना। मोर क्या करता है, बारिश में नृत्य करता है ना। एक फाल्गुनी पाठक का गाना है था, सावन में मोरनी बनकर मैं तो छम छम नाचूं, सुना आप लोगों ने, है ना। तो एक्चुअल में उल्टा है, मोरनी नहीं नाचती है नृत्य कौन करता है, मोर करता है ना। तो मुग्ध शिखी के नित्य मनोहर, जैसे ही बादल क्या कह रहे हैं, मोर को डांस भी हम ही करवाते हैं, नृत्य भी हम ही करवाते हैं। उसका नृत्य का वजह कौन है, कारण कौन है, हम है। क्योंकि हम जब छा जाते हैं आसमान में, बिल्कुल काले घने बादल हो जाते हैं, तो हमको देखकर मोर क्या हो जाता है, मुग्ध हो जाता है और नृत्य करता है। तो मुग्ध शिखी के नृत्य मनोहर, हम ही मोर के नृत्य है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप में नृत्य की वजह है। और उन्होंने रूपक में क्या कह दिया, हम ही मोर के नृत्य हैं। सुभग स्वाति के मुक्ताकार, क्या कह रहे हैं, स्वाति के मुक्ताकार। मुक्ताकार मतलब मोतियों की माला, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सीप है, स्वाति नक्षत्र की बूंदें जब सीप में पड़ती है तो क्या बन जाती है, वो मोती बन जाती है ना। तो कह रहे हैं कि स्वाति के मुक्ताकार, स्वाति नक्षत्र में जो मोतियां बनती हैं, मोतियों की माला जो आप पहनते हैं, धारण करते हैं, उसका कारण भी कौन है, हम ही हैं। बादल से देखिए क्या क्या संभव है, जल है तो कल है, बोलते हैं ना, जीवन है। तो यहाँ आपको जल का भी महत्व पता चलेगा कि सीपियों में मोती बनने की वजह भी हम ही हैं। विहग वर्ग के गर्भ विधायक, कह रहे हैं बारिश में, वर्षा ऋतु में ज़्यादातर पक्षियाँ, जो पक्षी क्या करते हैं, गर्भ धारण करते हैं। अगर आप लोग कोई डिस्कवरी देखते होंगे तो आप लोग देखेंगे कि प्रत्येक जीव का गर्भ धारण काल अलग है, ऋतु अलग है ना। हर जीव हर मौसम में गर्भ धारण नहीं करता है। तो पक्षियों का जो गर्भ धारण काल है वर्षा ऋतु माना जाता है। तो बादल क्या करें स्वयं को कि हम ही विहग पक्षियों के क्या है, गर्भ को धारण करने वाले, गर्भ का निर्माण करने वाले। कृषक बालिका के जलधर, और देखिए फिर एक बहुत प्यारी कल्पना कि कृषक बालिका के जलधर, कृषक को क्या कह दिया, बालिका, कृषक बालिका के जलधर, कृषक रूपी बालिका के हम जलधर है, मतलब जल को धारण करना। जल को धारण कौन करता है, बादल है ना, इसलिए तो बादल को पयोधर कहते हैं, पय को धारण करता है, जल को धारण करता है, जलधर। तो कृषक बालिका के जलधर। अब आगे कह रहे हैं, जलाशयों में कमल दलों सा हमें खिलाता नित दिनकर, कि जलाशयों में, जलाशय मतलब तालाब है, पानी का जो स्रोत है, जलाशयों में कमल दलों सा हमें खिलाता नित दिनकर। आपने कभी नोटिस किया होगा, आप सब ग्रामीण बच्चे हैं तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो कमल है ना, अगर आप 4 बजे नहाने जाएंगे तो कमल नहीं खिला होता, लेकिन 8 बजे जाएंगे तो वो खिल जाता है। तो कमल तभी खिलता है जब उस पर सूर्य की क्या होती है,
रोशनी पड़ती है ना। ठंड के दिनों में देखना कई बार मर जाते हैं, जब पाला पड़ता है, सूर्य नहीं उगता है और सूर्य से पहले पाले पड़ने लगते हैं, तो वो कमल खिलने के बजाय क्या हो जाता है, मर जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या कह रहे हैं कि जलाशयों में कमल दलों सा हमें खिलाता नित दिनकर, कि दिनकर जो है, सूर्य जो है, वो हमें क्या करता है, खिलाता है। मतलब जैसे कमल खिलते हैं वैसे ही जलाशय में क्या है, पुष्प बनकर उड़ते हैं, है ना। तो दिनकर, दिनकर मतलब क्या होता है, सूर्य। इसको याद करने का आसान तरीका है, दिनकर, जो दिन करता है। दिन कौन करता है, सूर्य। सूर्य आएगा, नहीं आएगा तो दिन होगा क्या, नहीं, तो दिन कर, है ना। लेकिन शब्द एक ही है। पर बालक सा वायु सकल दल बिखरा देता चुन सत्वर, कह रहे हैं कि जब सूर्य आता है, धूप होती है, हम लोग क्या होते हैं, खिलते हैं। जैसे कमल खिलता है वैसे ही वर्षा की बूंदें, जल की बूंदें खिल उठती है और धीरे धीरे गर्म होकर हम क्या होने लगते हैं, वाष्पीकृत होकर उड़ते हैं। लेकिन जो वायु है, वायु का जो दल है ना, जैसे हवा की पवन राशियाँ कहते हैं, हवा कभी भी अकेले नहीं, हवा क्या है, समूह में रहता है ना, तभी तो इतना शक्तिशाली होता है, तो पवन राशि कहते हैं। तो उसको किसके समान कहा है, देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार जो है, उपमा सास ही होता है। तो वायु, बालक सा वायु सकल दल, वायु दल किसके जैसा है, बालक सा, है ना, बच्चे के समान। और बच्चे क्या होते हैं, चंचल होते हैं। कई बार देखना बच्चे कुछ बनाते हैं और फिर अचानक से उसको क्या करते हैं, खुद ही बनाते हैं और खुद ही उसको उजाड़ देते हैं, बिखरा देते हैं। या आप कुछ कर रहे हैं, बच्चा आएगा, जैसे आप कुछ कॉपी में लिख रहे हैं, घर में छोटा बच्चा आपका पेन पकड़ कर इधर उधर कर देगा। तो बच्चों की प्रवृत्ति क्या रहती है, बिखरा देने की, चीज़ों को फेंक देने की। तो क्या कह रहे हैं, बालक सा वायु दल, कि वायु का दल है, बालक के समान है, चंचल है। हम जब वाष्पीकृत होकर उड़ने लगते हैं तो हमको बिखरा देता है, इधर उधर फैला देता है। क्लियर है? यहाँ पर उपमा अलंकार है, बिल्कुल। उपमा को पहचानना बहुत सरल है, जहाँ भी सा से सी सु आया, आपका क्या आएगा, उपमा आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं, लघु लहरों से चल पलनों में हमें झुलाता जब सागर, लघु लहरों से चल पलनों में, क्या करें, छोटे छोटे लहरों से चल पलनों में हमें झुलाता जब सागर, है ना। सागर देखिए, सागर की जो लहरें ऐसे से ऊपर नीचे होती है ना, और कवि देखिए कवि मतलब हर चीज़ को अलग तरीके से देखता है, कितना सुंदर बना देता है कवि किसी चीज़ को। तो सागर की लहरों के साथ पानी क्या होती है, ऊपर नीचे हो रही है, और कवि क्या कह रहा है, लघु लहरों से, छोटी छोटी लहरों से जब हमें सागर क्या है, झुला रहा है। पालने में जैसे बच्चे को ऐसा झुलाते हैं ना, तो ये कवि क्या कह रहे हैं कि एक्चुअल में पानी की बूंदें है क्या, वही बादल बनती हैं। तो बादल क्या कह रहे हैं, हम बादल बनने से पहले जब हमें सागर क्या करता है, झुलाता है छोटे छोटे लहरों में, वहीं चील सा झपट बाहगा हमको ले जाता ऊपर। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने वायु को क्या कहा था, बालक सा, है ना, कि बच्चे के समान चंचल है। अब दूसरे पंक्ति में देखिए कवि बिल्कुल बदल गए हैं, क्या कह रहे हैं कि चील सा, वायु कैसे है, चील के समान रहता है और बिल्कुल झपट कर हमको ऊपर ले जाता है। जब गर्मी धूप तेज होती है तो जो पानी झूल रहे हैं बच्चों के समान, है ना, सागर जिसको झुला रहा है, वायु आता है उसको झपट कर क्या करता है, ऊपर ले जाता है। तभी तो वाष्पीकृत होकर क्या होते हैं, बादल बनते हैं। बादल बनने की प्रक्रिया पता होगी ना आप लोगों को, पता है या नहीं किसी को? हाँ, पढ़ा होगा ना, जल चक्र पढ़ा होगा बचपन में भूगोल में, तो सर ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं। देखिए ये आपका जल है ना, ये आपका कौन है, सूर्य, है ना। ठीक है, चलो थोड़ा ऐसा कर देता हूँ तो समझ में आएगा, सूर्य है ना, ये आपका जल, ये आपका सूर्य। यहाँ से धूप आएगी, ये पानी क्या होगा, वाष्पीकृत होगा, और ऊपर जाते 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 धीरे धीरे क्या होगा, ये बादल बन जाता है। हाँ, हवा के द्वारा ऊपर उठता है ना। उसके बाद ऊपर जाने के बाद देखिए 2-3 प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्प बनकर उड़ते हैं, और ऊपर उड़ते उड़ते टेम्परेचर क्या होने लगता है, तापमान कम होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है। तभी तो बर्फ़ जमती है ना पर्वतों में, वहाँ तो फ्रीजर होता नहीं है ना। तो बर्फ़ कैसे जम जाती है, क्योंकि तापमान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये जो भाप बनकर उड़े हैं, तापमान कम होते होते ये क्या होने लगते हैं, जमने लगते हैं, जिसको संघनन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन, फिर संघनन, संघनित होकर ये जम जाते हैं और एक साथ इकट्ठे होकर क्या होते हैं, बादल होते हैं। और उसके बाद ये क्या होते हैं, फिर से पानी बनते हैं। तो पानी, भाप,
फिर बर्फ, और बर्फ के कण फिर क्या होते हैं, फिर से पानी बन जाते हैं। तो इसको जल चक्र कहते हैं, पानी, भाप, फिर बर्फ और फिर पानी, तो ये जल चक्र है। तो इस प्रक्रिया को आप नहीं समझेंगे तो कविता को भी नहीं समझेंगे, है ना। इसलिए कहते हैं कवि को बहुत सारे विषयों का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो इतनी अच्छी वर्णन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वायु क्या होता है, आता है और उसको चील की तरह झपट कर ले जाता है। कभी ये चील की तरह झपट लेता है, कभी इसका मूड खराब है तो क्या करता है, बिखरा देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भूमि गर्भ में छिप विहग से फैला कोमल रोमिल पंख, हम असंख्य अस्फुट बीजों में सेते सांस छुड़ा जड़ पंख। ठीक है, अभी फिर से एक बहुत अच्छी इन्होंने ये दी है, उपमा दी है। क्या कह रहे हैं, भूमि गर्भ में छिप विहग से, कि भूमि के गर्भ में पानी कहाँ कहाँ रहता है, पानी आसमान में है, पानी जलमंडल में है, पानी जमीन में भी है। अगर जमीन में पानी नहीं होगा तो पौधे बढ़ पाएंगे क्या, नहीं। लेकिन जमीन में जो पानी रहता है आपको दिखता है क्या, नहीं दिखता है। तो उसी को कह रहे हैं कि भूमि गर्भ में छिप विहग से, जमीन के गर्भ में हम क्या होते हैं, छिपे रहते हैं, मानो किसी पक्षी के भांति। फैला कोमल रोमिल पंख, जैसे एक छोटा सा पक्षी है जिसके पंख बहुत कोमल है, रोमिल है, बहुत कोमल पंख है, वो फैलाकर बैठा हुआ है। ऐसे ही हम जमीन के भीतर बैठे रहते। जमीन जो शुष्क होती है, जमीन जो क्या रहता है, काफी कड़ा रहता है, लेकिन जमीन की नरमी की वजह क्या है, उसमें जो जल होता है, भूमिगत जल हो या जिस जल को आप डालते हैं उस जल को जमीन सोखता है। तो उसको कवि क्या कह रहे हैं कि जमीन के जल को किसके समान कह रहे हैं, किसी पंछी के समान जिसके कोमल पंख क्या है, फैले हुए हैं। हम असंख्य अस्फुट बीजों में सेते सांस छुड़ा जड़ पंख। क्या कह रहे हैं, असंख्य बीज जो जमीन में दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, उन बीजों में हम क्या करते हैं, सेते सांस, है ना, उसको हम क्या करते हैं, श्वास देते हैं। क्योंकि पानी नहीं मिलेगा, नरमी नहीं मिलेगी, तो जमीन के अंदर गर्मी से वो बीज क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। समझ में आ रहा है। जैसे आप कोई पौधा लगाते हैं तो वही पौधा बढ़ता है जिसमें आप क्या करते हैं, पानी देते हैं। तो पानी क्या करता है, सांस देता है उसको, सेते सांस। मुर्गी अपने अंडों को गर्मी देती है ना, उसको सेना कहते हैं ना, हम लोग छत्तीसगढ़ी में भी कहते हैं कि मुर्गी जो अंडे को से रही है, ऐसे बोलते हैं ना, सेना। तो यही पद है, देखिए, सेते सांस। वो क्या कह रहे हैं, सांस देते हैं बीजों को। अगर ये जो जल की बूंदें हैं सांस नहीं देंगी तो वो बीज क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। छुड़ा जड़ पंख, और क्या कह रहे हैं, हम जड़ पंख, है ना, जड़ को क्या करते हैं, पंख से, कीचड़ से छुड़ाते हैं, तभी तो वो ऊपर उठता है और क्या बनता है, वृक्ष बनता है। तो देखिए फिर से इस कविता को समझिए आप लोग। 4 पद हम लोग पढ़ चुके हैं। सुरपति के हम ही हैं अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर, मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के प्रिय जीवन धर। ठीक है, सुरपति के अनुचर हैं, जगत प्राण के सहचर हैं, मुग्ध शिखी के नित्य मनोहर। तो भिन्न भिन्न तरीके से कवि क्या कर रहा है, बादल की व्याख्या कर रहा है। क्लियर है आप लोगों को। तो आप लोग देखिए, कविता उतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है और एक्सप्लेन करते आना चाहिए। एक और हम लोग 2-3 पद और पढ़ लेते हैं ताकि ये पेज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कविता बहुत लंबी है। आपका ये पेज है, फिर ये पेज है और फिर यहाँ तक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग को लगेगा, लंबी कविता ही है, और मेरे ख्याल से आप लोगों के सिलेबस में जितनी कविताएं हैं उसमें सबसे लंबी यही है जितने शामिल हुए हैं, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, विपुल कल्पना से त्रिभुवन की, विविध रूप धर भर नभ अंग, फिर हम क्रीड़ा कौतुक करते छा अनंत उर में निशंग। और क्या कह रहे हैं, विपुल कल्पना से त्रिभुवन की, त्रिभुवन तीनों भवन की विपुल कल्पना के समान विविध रूप धर भर नभ अंग। ठीक है, क्या कह रहे हैं, आप देखें कि बादल की आकृतियां निश्चित होती है क्या। आप लोगों को कई बार फेसबुक व्हाट्सएप में भी दिखेगा कि बादल, कभी कोई बोल रहा है कि बादल ने आज क्या है, साईं बाबा जैसे दिख रहे हैं, कभी महाकाल वाला, कभी इंद्र के 7 घोड़े, कभी कोई कहेगा भारत का नक्शा या भारत माता, है ना। तो ये सब क्या है, बादल के विविध रूप है, बादल की भिन्न भिन्न आकृतियां हैं। कभी आप बादल को ध्यान से देखिए, 2 बादल कभी एक जैसी आकृति में नहीं दिखेंगे, तो ऐसा लगता है जैसे हम तीनों लोगों की विपुल कल्पना से उपजे हुए हैं, अलग अलग रूप धरते हैं। और भर नभ अंग, नभ के अंग, आसमान के अंग में हम नए नए रूप धारण करते हैं। हम फिर क्रीड़ा कौतुक करते छा अनंत उर में निशंग। और क्या कह रहे हैं, हम क्रीड़ा कौतुक करते हैं, हम खेल करते हैं, खेलते रहते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं ना इधर से उधर, वैसे ही बादल क्या करते हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ऊपर उठ रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं,
तो जैसे शिशु क्या होता है, चंचल होता है, एक स्थान पर नहीं रहता, ऐसे ही बादल क्या करते हैं, अलग अलग रूप धारण करके क्रीड़ा कौतुक करते हैं। छा अनंत उर में निशंक, और क्या कह रहे हैं, अनंत उर में, आकाश क्या है, अनंत है, उसमें हम लोग आकाश के हृदय में, छाती में, है ना, सीने में हम लोग छा कर क्या है, बिना किसी शंका के खेलते रहते हैं। कभी चौकड़ी भरते मृग से, भू पर चरण नहीं धरते, है ना। और देखिए फिर से बादल को एक नए रूप में देखा है, कभी चौकड़ी भरते मृग से। हिरण का झुंड आपने कभी भी देखा होगा, डिस्कवरी में देखा होगा या चिड़ियाघर में कहीं भी गए होंगे, हिरण क्या चौकड़ी भरते रहते हैं, मतलब तेजी से दौड़ते हैं, एक स्थान पर रुके, इधर उधर देखे, फिर दौड़ेंगे, तो हिरण का दौड़ना क्या कहलाता है, चौकड़ी। तो बादल कई बार इतनी तेज गति से जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि कवि को ऐसा लगता है मानो हिरणों का दल क्या है, चौकड़ी भर रहा है, तेजी से हिरणों का दल भाग रहा है, और भू पर चरण नहीं धरते, इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि उसके चरण भू पर नहीं धरे। कोई बहुत तेज दौड़ रहा है तो क्या बोलते हैं ना, उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते, मुहावरा है, तो पैर जमीन पर नहीं पड़ना मतलब क्या है, बहुत तेज दौड़ना, है ना, या फिर कोई आधार नहीं रहना। तो इतनी तेज गति से दौड़ रहे हैं। मतगंज कभी झूमते, कभी सजग सशंक नभ को चलते, और कभी क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल मदमस्त हाथी की तरह। देखिए एक ही बादल है ना, और उसकी दो चाल अलग अलग है, कभी तेज भागते हैं तो कभी को लगता है मानो तेजी से हिरण भाग रहे हैं, और कभी जब धीमी धीमी गति से जाते हैं, जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु है, कहीं बादल दिखेंगे तो अभी बारिश तो होनी नहीं है, तो एकदम धीमे धीमे चलेंगे। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि बादल गति कर रहे हैं, वरना आपको ऐसा लगेगा स्थिर है ना, लेकिन ध्यान से आप लगातार देखेंगे 2-4 मिनट, आपको लगेगा धीमे धीमे क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो उस गति को कभी क्या कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो मदमस्त हाथी, हाथी बिल्कुल मजे के साथ चलता है ना, एकदम मजे लेकर चलता है धीरे धीरे, है ना। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा लगता है मानो कोई मदमस्त हाथियों का झुंड चला जा रहा है, सशंक नभ को चलते, है ना। और जो हाथी की चाल है, देखिए 2 चाल बहुत प्रसिद्ध है, हिरणी की चाल और हाथी की चाल, है ना। इसलिए साहित्य में कई बार जो उपमाएं आती है ना, तो वो हिरणी जैसी चाल, है ना, कोई गाना है ना, हाथी जैसी तुम घोड़े जैसी चाल, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ कुछ। तो बहुत सारे पंक्तियों में आपको क्या है, या तो हिरणी जैसी चाल मिलेगी या फिर हाथी जैसी चाल मिलेगी। और हाथी जैसी चाल के लिए एक विशेष शब्द है जो साहित्य में प्रचलित है, गजगामिनी। इस नाम से शायद मूवी भी बना है, गजगामिनी। तो गज मतलब क्या होता है, हाथी, और गामिनी मतलब जो गज की तरह क्या करते हैं, गमन करते हैं, चलते हैं। तो यहाँ कवि ने दोनों ही चाल को बादल की चाल में सम्मिलित कर लिया है। कभी कीश में अनिल डाल में, नीरवता से मुंह भरते, वृहद गिद्ध से विहद छंदों को बिखराते नभ में तरते। और कभी क्या कह रहे हैं कि बंदर है, बंदर कैसे होते हैं, उछल कूद करते हैं, चुप बैठे रहते हैं। तो बादल को क्या कर रहे हैं, कभी ऐसा लगता है अनिल डाल में, हवा रूपी डाल में क्या कर रहे हैं, बंदरों की तरह उछल कूद कर रहे हैं, कभी यहाँ पहुँच गए, कभी वहाँ पहुँच गए, है ना। नीरवता से मुँह भरते, और शांत होकर कभी ऐसा लगता है बादल बिल्कुल शांत है और उबासी ले रहे हैं, है ना। वृहद गिद्ध से विहग छंदों को बिखराते नभ में तरते। और कई बार बादल जब बिखरते हैं तो ऐसा लगता है मानो कि छंद बिखर रहे हों। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो कविता बहुत लंबी है और थोड़ा सा आप लोग के चेहरे को देख के लग रहा है थोड़ा बोझिल भी हो रही है ना, क्योंकि कल्पना बहुत ज़्यादा, और इतनी कल्पना एक साथ बचा पाना थोड़ा आसान नहीं है। अगली क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे, 3-4 क्लास जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, इसको धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर है। तो आप लोगों को बस ये देखना है, इस कविता के विशेष में जरूर आप लोग लिखेंगे कि नवीन सौंदर्य चेतना है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया। प्रकृति का मानवीकरण मतलब कि क्या है कि प्रकृति मानव जैसी गतिविधियां दर्शाया गया है ना। जैसे कि बादल को क्या है, वायु को क्या बताया, बालक सा चंचल बताया है, मतलब बादल की तुलना किससे की गई है, बालक के समान की गई है। तो ये सब प्रकृति का मानवीकरण है। साथ में कई जगह उपमा अलंकार आया है। अनिल डाल, है ना, हवा को क्या क्या कहा है, डाल कहा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। क्लियर है। किसी दिन रूपक ये सब मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा ताकि कुछ बेसिक अलंकार आप लोग समझ पाएं। तो रूपक वो होता है जहाँ समानता नहीं होती, वही कह दिया जाता है। यहाँ अगर अनिल सा डाल कहता तो उपमा होता, अनिल जैसा डाल, या ऐसा है मानो जैसे अनिल का डाल हो, है ना, डाल हो। वायु कैसे है, मानो अनिल का डाल हो। समझ में आ रहा है। तो जहाँ संभावना होगी वहाँ उत्प्रेक्षा होगा।
और जहां संभावना नहीं सीधा वही कह दिया, अनिल डाल कह दिया तो रूपक। रूपक मतलब किसी चीज को रूप दे देना। जैसे चरण कमल, तो चरण को क्या कह दिया, कमल कह दिया। या नवनीत चरण, तुलसीदास राम के चरण को कहते हैं नवनीत चरण, मक्खन के समान पैर है राम जी के, इतने कोमल है ना। तो नवनीत चरण में क्या होगा, रूपक होगा। चरण को किसका रूप है, नवनीत का। लेकिन जहां संभावना है कि चेहरा ऐसा है जैसे चांद है, चेहरे के लिए चांद ही आता है ना, तो चेहरा ऐसा है जैसे चांद है, जानू चांद है, तो यहाँ क्या संभावना है, तो संभावना में उत्प्रेक्षा, और चेहरा चांद के समान है ना, सागर जैसी आंखों वाली, है ना, सुना है ना आप लोगों ने। तो सी सा जहाँ समानता होगी वहाँ क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। क्लियर है। तो ये 3 अलंकार कम से कम समझ लो, काम आते हैं, और आप लोगों का ज़्यादातर यही प्रयोग में आ गया। एक अनुप्रास आप लोगों को समझ में आ जाता है, चारुचंद्र की चंचल किरणें च च च आवृत्ति होती है, वो अनुप्रास होता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जितना हम लोग पढ़ लिए हैं आप लोग इसको लिख लेना, परिचय को याद कर लेना, और जिन्होंने कल का होमवर्क नहीं किया है वो कर लो। पिछड़ते जाओगे बहुत सारा हो जाएगा, साथ साथ चलते जाओगे तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा और हो जाएगा। अभी हम लोग बस एक कवि और पढ़ेंगे, इसके बाद अज्ञेय को पढ़ेंगे और आपका पहला प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाएगा। सोचिए, आपने गुप्त को पढ़ा है ना, पंत को पढ़ रहे हैं, अज्ञेय को पढ़ेंगे, 3 कवि पढ़ेंगे, एक प्रश्न पत्र तैयार हो गया। इससे जल्दी तैयारी होगी क्या आप लोग की, नहीं होगी, है ना। लेकिन पढ़ने का मतलब है तैयार तभी होगा जब आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे, याद कर लेंगे। क्लियर है। चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।